तो बेटा हमारे सामने एक टॉपिक आया है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अक्सर इसमें सवाल पूछा जाता है कुछ इस तरह से, प्रूव दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर इज एन एसएचएम। प्रोजेक्शन मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन, प्रोजेक्शन मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई गई डायमीटर पे। अच्छा एक इमेजिन करेंगे हम कि हमारे पास दो पार्टिकल है ना, एक पार्टिकल m जो सिर्फ डायमीटर को चिपक के रहेगा, वो डायमीटर से हटेगा नहीं, और दूसरा पार्टिकल है p जो सर्कल में गोल गोल घूमेगा है ना, और सर्कल छोड़ के हटेगा नहीं। तो मैं बोलता हूं एकदम शुरुआत में, एकदम स्टार्टिंग में हमारा p पार्टिकल यहां था। बहुत इत्मीनान से देखना, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहां प्रोजेक्शन बनाऊंगा, यानी परपेंडिकुलर ऑन द डायमीटर। ये डायमीटर है ना, ठीक है। तो m पार्टिकल यहां होगा है ना। m पार्टिकल हमेशा हमेशा p पार्टिकल के प्रोजेक्शन पे होगा। मैं बोलूंगा p पार्टिकल ने सेंटर के रिस्पेक्ट में वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया है शुरू में, स्टार्टिंग में, तो आप उसको बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे आप? अल्फा, ठीक है। तो बोले ठीक है, माना कि सेंटर के रिस्पेक्ट में, सेंटर के अबाउट वर्टिकल के साथ पी पार्टिकल ने एंगल अल्फा बनाया है, ठीक है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं पी पार्टिकल गोल 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 घूमे जा रहा है ना। पी पार्टिकल तो गोल गोल घूमे जा रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कुछ देर के बाद, टाइम टी के बाद, हमारा पी पार्टिकल यहां आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। तो जाहिर बात है एम पार्टिकल तो उसका चेला है, वो उसके साथ साथ रहेगा, तो वो यहां आ गया। क्योंकि एम पार्टिकल की मजबूरी है दो बातें, ना वो डायमीटर छोड़ सकता है और ना ही वो परपेंडिकुलर लाइन छोड़ सकता है। हमेशा हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन पे ही रहेगा। दरवाजा बंद करिए, ओके, एक मिनट। देखो, तो हमने देखा कि अच्छा ठीक है, एम पार्टिकल को छोड़ नहीं सकता। अब आगे क्या? तो मैंने भी यहां पर से क्या किया, एक लाइन बना लिया। ये लाइन क्या बताएगी? ये लाइन ये बताएगी, क्योंकि यहां से यहां आने के लिए टाइम टी लगा, तो टाइम टी में हमारे पी पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया, टाइम टी में हमारे पी पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया। तो मैं बोलूंगा मान लो इसने एंगल थीटा कवर किया, तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू टी। थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा इंटू टी, है ना। अच्छा ठीक है, ओके, मान लिया। तो मैं बोलूंगा टाइम टी के बाद अगर मैं बोलूं कि ठीक है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में बाद में बताता हूं। पहले एक बात बताओ मुझे, मान लो दो दोस्त है, एक ए नाम का और बी नाम का, दो दोस्त है ना। अब ऐसा है कि ये सी नाम का एक और दोस्त है, ठीक है। इसका इससे झगड़े हुए, ये इससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, मगर इससे कोई इसका टेंशन नहीं, ए से तो बिल्कुल फ्री है वो एकदम, ठीक है। अब ऐसा है कि भाई सी वाले को बोले, सी को बी से कुछ काम पड़ गया, है कि नहीं। सी को बी से कुछ काम पड़ गया, मगर उसने क्या बोला, भाई मैं तो उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, तो बोले मुझे बी से मिलना पड़ेगा, मैं कॉल वॉल नहीं करूंगा मैं। तो मुझे याद आया बी की क्या खासियत है, ये हमेशा ए को चिपका हुआ रहता है ना। ए जहां पर होगा मैं उसकी पोजीशन से पता लगा सकता हूं कि बी कहां पर है कि नहीं। मैं क्या करूंगा, ये फिर सी बंदा क्या करेगा, ए को कॉल करे, कहां पर है, तो बोले चाय की टपरी पे, है कि नहीं। हाँ तो ठीक है, काम किससे, उसको बी से, पोजीशन किसकी मालूम करना है, बी की, मगर पूछ रहा किससे, वो ए से। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बी ए के साथ रहेगा। तो अगर मैं ए की पोजीशन पता लगा लूं, है ना, अरे किसकी पोजीशन, ए की, तो ऑटोमेटिकली किसकी पोजीशन पता लगा रहा हूं, बी की। समझ में आ रहा?
फिर पता चला कि भाई ये लेट पहुंचा, वो तो निकल गए। बोले अब कहाँ है? बोले पान ठेले पे, पान खाने गए, है ना। अब ऐसा है कि ठीक है, अब सी किससे पूछ रहा? ए से। उसने बोला अच्छा तो मतलब बी भी वहां पर ही होगा, है कि नहीं? तो वो क्या कर रहा, ए का पता, सॉरी बी का पता ए के जरिए लगा रहा। ऐसा ही कुछ हम यहां करने वाले हैं। हमें लोकेशन मालूम करना है एम की, हमें लोकेशन मालूम करना है एम की। हमें यह पता लगाना है कि एम फिलहाल कहां है और वो कहां बढ़ने वाला है। हम लोग उसी पूरी चाल पे नजर रखेंगे, है ना। एम अभी कहां है और वो राइट में जाने वाला है कि लेफ्ट में जाने वाला है। तो बोले हम ये पोजीशंस को एंगल से बताएंगे। काहे से बताएंगे? एंगल से। गौर से सुनना, हम एम की पोजीशन को एंगल से बताएंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, हम एम की पोजीशन को एंगल से कैसे बता सकते? वो तो सीधा सीधा जा रहा। तो हमने कहा एम की एक खासियत है कि वो हमेशा पी को चिपका हुआ रहता है, उसकी प्रोजेक्शन पे रहता है। तो अगर मैंने पी का एंगल पता लगा लिया, पी का एंगल पता लगा लिया, तो मैं एम की पोजीशन मालूम कर सकता हूं। बात समझ आ रही है ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमने करा एकदम शुरुआत में वो कहां था? तो बोले यहां था। टाइम टी के बाद यहां पर आ गया, तो बोले एम कहां होगा? तो यहां से प्रोजेक्शन निकालो, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, और थोड़ी देर के बाद मान लो कि पी पार्टिकल यहां आ गया, पी पार्टिकल यहां आ गया। अब अगर पी पार्टिकल यहां आ गया तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अरे वर्टिकल के साथ एंगल नापते ना अपन, तो बोले पी पार्टिकल यहां आ गया तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा एम पार्टिकल कहां आ जाएगा? आ जा, दरवाजा खोल दे। तो एम पार्टिकल कहां रहेगा? तो एम पार्टिकल यहां रहेगा, है ना, इस जगह आ जाएगा। आन दो 2 मिनट इसको, दोबारा शुरू करना पड़ेगा मुझको। दरवाजा बंद कर क्या? तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हम असल में किसकी पोजीशन मालूम करना चाहते हैं? एम की। मसला क्या है? एम सीधी सीधी लाइन पे आगे पीछे जा रहा। मैं किसके जरिए वो पोजीशन का पता लगा सकता हूं? पी पार्टिकल की पोजीशन के जरिए। मैंने देखा कि शुरू में, एकदम शुरू में जब मोशन स्टार्ट हुआ था तो पी पार्टिकल यहां था, तो उसके नीचे एग्जैक्ट, या मैं कहूंगा उसके प्रोजेक्शन पे एग्जैक्ट एम पार्टिकल हो गया। क्योंकि एम पार्टिकल की क्या शर्त है? वो सिर्फ कहां रहेगा? डायमीटर पे और पी पार्टिकल के प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ? जो डायमीटर पे आप परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं उसको कहेंगे। ठीक है, चलो मान लिया। तो मैंने कहा ओके पी पार्टिकल यहां है, तो पी पार्टिकल ने एंगल अल्फा यहां बनाया। ओ हीरो जॉन अब्राहम, बेटा आज का इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रखता तुमको बाहर। तो हमने क्या कहा कि हमने पी पार्टिकल का प्रोजेक्शन बनाया डायमीटर पे, और हम पी पार्टिकल की पोजीशन के जरिए पता लगाएंगे एम पार्टिकल कहां है। अब हमको एम पार्टिकल की पोजीशन कैसे पता लगाना है? इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं राइट एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। अच्छा ठीक है, तो मैंने ये देखा जब पी पार्टिकल यहां था एम पार्टिकल यहां था, जब पी पार्टिकल यहां था एम पार्टिकल यहां था, जब पी पार्टिकल यहां आ गया तो एम पार्टिकल यहां आ गया। अब देखो मान लो कि आपका पी पार्टिकल यहां आ गया, तो आपका एम पार्टिकल कहां आएगा बेटा? उसके एग्जैक्ट नीचे प्रोजेक्शन पे। उसकी शर्त है एम पार्टिकल कहां रहेगा? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द डायमीटर, तो बोले एम पार्टिकल यहां रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब उस वक्त एंगल क्या रहेगा इसका? फिर उस वक्त एंगल ऐसा रहेगा, जो भी सर्टेन एंगल रहेगा। अच्छा ठीक है, अब पी पार्टिकल यहां आ गया तो मैं बोलूंगा एम पार्टिकल कहां रहेगा? तो उसके एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, मान लिया। तो एम पार्टिकल यहां आ जाएगा M4 पोजीशन पे। ओके, अब पी पार्टिकल यहां आ गया तो मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ एम पार्टिकल कहां रहेगा?
तो यहां रहेगा एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है, मान लिया m पार्टिकल यहां रहेगा। उस वक्त इसका एंगल कितना रहेगा? तो उस वक्त इसका एंगल यहां से लेकर यहां तक पूरा जो भी रहेगा। अच्छा ठीक है, p पार्टिकल यहां आ गया, तो m पार्टिकल कहां रहेगा? वही रहेगा जहां पर ये है, तो m पार्टिकल भी यहीं रहेगा। अच्छा p पार्टिकल यहां आ गया, तो m पार्टिकल कहां रहेगा? यहां रहेगा m पार्टिकल, m6 पोजीशन पे, और ये लाइन ये एंगल बनाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलता है एंगल की वैल्यू से। अगर मैं आपसे कहूं कि p पार्टिकल ने एंगल 30 डिग्री बनाया है, p पार्टिकल ने एंगल 30 डिग्री बनाया है, तो आप मानेंगे कि p पार्टिकल यहां कहीं तो भी है, तो m पार्टिकल यहां कहीं है। मैं इसको बोलूंगा समवेयर इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन। फिर से बोल रहा हूं, p पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया? इसको टाइम लगेगा समझने को, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। p पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। p पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया? 30 डिग्री। m पार्टिकल मैं पूछूंगा आपसे कहां है, तो आप बोलेंगे समवेयर इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा, और आगे कहां बढ़ेगा वो? तो बोले वो आगे बढ़ेगा राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। अच्छा, मैंने बोला p पार्टिकल ने 60 डिग्री का एंगल बनाया, थोड़ा आगे चला गया। मैं बोलूंगा और अब बताओ कहां है? वंस अगेन समवेयर बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, बट थोड़ा सा आगे। अच्छा, अभी वो कहां जाने वाला है? राइट पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा अच्छा अब p पार्टिकल ने 90 डिग्री का एंगल बनाया। p पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बताया। बताओ भाई p पार्टिकल ने कितना एंगल बना लिया? 90 डिग्री, क्योंकि p पार्टिकल यहां आ चुका है, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा? मैं बोलूंगा m पार्टिकल कहां रहेगा? एग्जैक्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। देखो 90 डिग्री बोला मैंने, तो मैंने बोला m पार्टिकल कहां रहेगा? एग्जैक्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब देखो p पार्टिकल ने 120 डिग्री का एंगल बनाया है ना, ये तो 90 था, ये 180 होगा, 120 यहां कहीं तो भी आएगा। p पार्टिकल ने 120 डिग्री का एंगल बनाया, 120 डिग्री। मैं बोलूंगा m पार्टिकल की पोजीशन क्या है? आप बोलेंगे समवेयर इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन, बट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। मैं जीरो से जब 90 डिग्री का एंगल बोल रहा हूं, मैं कोई भी जीरो से 90 डिग्री का एंगल बोलूंगा, आप डायरेक्टली बताओगे सर ये मीन पोजीशन और राइट एक्सट्रीम के बीच में। अब मैं फिर तुमसे पूछूंगा जरा बताओ तो वो राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? आप बोलेंगे राइट में, क्योंकि मान लो p पार्टिकल ऐसे ही घूमने वाला है, तो m पार्टिकल भी आगे जाएगा उसके साथ। जब मैं 90 से 180 के बीच का कोई एंगल बोलता हूं, 90 से 180 के बीच का कोई एंगल बोलता हूं, तो मुझे मालूम है अभी भी पार्टिकल कहां है? मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, मगर वो कहां जा रहा है? लेफ्ट साइड में जा रहा है। अगर मैंने कहा पार्टिकल p जो है उसने वर्टिकल के साथ 180 डिग्री का एंगल बना लिया, मतलब देखो यहां, देखो ये एंगल 180 डिग्री है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, तो मैं बोलूंगा m पार्टिकल का है मीन पोजीशन, m पार्टिकल का है मीन पोजीशन, है ना? तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री अगर एंगल हुआ तब भी तो मीन पोजीशन पे रहेगा। हाँ बिल्कुल सही, जब 0 डिग्री है तब भी मीन पोजीशन पे है, 180 डिग्री है तब भी मीन पोजीशन में है, मगर फर्क क्या है कौन बताएगा? जब 0 डिग्री था वो तब भी मीन पोजीशन पे था, जब 180 डिग्री है तब भी मीन पोजीशन पे, मगर फर्क क्या है? 0 डिग्री के एंगल पे और 180 डिग्री एंगल में क्या फर्क रहेगा? अपने बिंदास बोलो, क्या लग रहा? बिंदास बोलो। हाँ बेटा, नहीं सरकमफेरेंस का कोई लेना देना नहीं। अगर एंगल 0 डिग्री है पार्टिकल p का, है ना, तब भी m पार्टिकल मीन पोजीशन पे। पार्टिकल p का एंगल अगर 180 डिग्री है तब भी पार्टिकल मीन पोजीशन पे, दोनों टाइम पार्टिकल p मीन पोजीशन पे। मगर एक खास फर्क है। क्या खास फर्क है? नहीं बोल सकता, मैं बीच में खड़ा हूं एकदम, है ना, मान लो मैं राइट और लेफ्ट के एकदम बीचों बीच खड़ा हूं, मगर मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री पे भी मैं बीच में ही खड़ा था, 180 डिग्री में भी मैं बीच में ही खड़ा हूं, मगर क्या खास फर्क है? बोलो बोलो, आप लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बोलो क्या लगता है आपको? इफ्रा
हाँ परफेक्ट, उसका डायरेक्शन राइट एक्सट्रीम की तरफ रहेगा। और 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दैट्स द परफेक्ट आंसर। जब आपका 0 डिग्री का एंगल रहेगा, वो रहेगा तो मीन पोजीशन पे, मगर जाने वाला आगे कब कहां रहेगा, राइट, है ना, राइट एक्सट्रीम पे। और जब एंगल 180 डिग्री रहेगा तब भी वो मीन पोजीशन पे रहेगा, मगर उसका डायरेक्शन किधर रहेगा, लेफ्ट एक्सट्रीम। वो कहां, अब तुम देखो ना भाई, हमको मालूम है ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, क्लॉकवाइज तो घूमने नहीं वाला, तो पी पार्टिकल इसके बाद कहां जाने वाला है, आगे, तो ऑटोमेटिकली एम पार्टिकल कहां जाएगा, लेफ्ट साइड, है कि? तो तुमको देखो पता नहीं लग रहा, डायरेक्शन से मैं तुमको एंगल बता रहा, मैं बोला 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब एंगल बताया, तो तुमको ये पता चला पार्टिकल कहां है ना, पार्टिकल कहां है। तुमको साथ ही साथ ये भी पता चल रहा कि वो राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा। आगे और ट्राई करके देखो, 180 हो गया। अब चलो मान लो 210 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक का एंगल 210 डिग्री। मैंने बोला पार्टिकल पी ने 210 डिग्री का एंगल बनाया, पार्टिकल पी ने 210 डिग्री का एंगल बनाया। अब बताओ एम पार्टिकल कहां है और कहां जाने वाला है। आप प्रोजेक्शन बनाएंगे, आप बोलेंगे सर वो अभी मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ने वाला है। मीन पोजीशन है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में है और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ने वाला है। फिर मैंने बोला पार्टिकल ने 270 डिग्री का एंगल बनाया, 3π/2 बोलते हैं इसको। तो आप बताओ, तो बोलेंगे आप सर वो लेफ्ट पार्टिकल जो है ना वो लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है, पी पार्टिकल, बोले एम पार्टिकल का है वो भी वही है, बोले लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। अच्छा ठीक है, मैंने कहा 300 डिग्री का एंगल, 300 डिग्री का एंगल, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 300 डिग्री का एंगल, तो 300 डिग्री का एंगल मैं आपसे कहूंगा ओके, माना कि ये 300 डिग्री का एंगल बना है यहां से यहां तक पूरा, ये यहां से वर्टिकल से खींचे अपन ने, ये यहां तक 300 डिग्री का एंगल। मैं बोला पार्टिकल पी कहां है, सॉरी पार्टिकल एम कहां है, तो आप बोलेंगे सर वो अभी मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में। अच्छा लेफ्ट जाने वाला है कि राइट जाने वाला है, ऐसा घूम रहा ना हो। अब इसके बाद आगे बढ़ेगा तो पार्टिकल एम कहां जाएगा, राइट में जाएगा, आया ना। तो देखो तुमको क्या, तुम एंगल के मदद से क्या पता लगा रहे, एंगल की मदद से क्या पता लगा रहे आप, पोजीशन किसकी पता लगा ले रहे, एम पार्टिकल। तो वो एंगल हमारे लिए खास है, वो असल में एंगल है किसका, पी पार्टिकल का, वो असल में एंगल है किसका, पी पार्टिकल का, मगर हम उसको क्या पकड़ के चल रहे, एम पार्टिकल का एंगल, है ना। तो थ्रू आउट ऑसिलेशन में वेव्स में हम ऑसिलेटिंग पार्टिकल, इसकी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन एंगल से बताते हैं। किससे बताते हैं बेटा, एंगल से। उस पर्टिकुलर एंगल को कहा जाता है फेस एंगल, इसको क्या कहा जाता है, फेस एंगल। आई बात समझ में आपको, है ना। जैसे कि यहां पर टाइम टी के बाद यहां पर आ गया था पार्टिकल, तो ये एंटायर एंगल यहां से लेकर यहां तक एंटायर एंगल, इसे क्या कहते हैं, फेस एंगल। अच्छा सर इसको क्या कहेंगे, अल्फा। तुमको नहीं लगता ये शुरुआत होने से पहले का एंगल है, शुरुआत हुआ था ऑसिलेशन का, मतलब इसका मोशन का शुरुआत हुआ था, ऑसिलेशन का भी शुरुआत हुआ था। तो यहां पर मैं कहूंगा ये शुरुआत होने से पहले का, ये एकदम स्टार्टिंग का एंगल है, इसीलिए इसको कहते हैं इनिशियल फेस एंगल। इसे क्या कहा जाता है, इनिशियल फेस एंगल। अच्छा देखो ये लाइन वर्टिकल है, ये भी लाइन वर्टिकल है, ये सीधी लाइन उनको जोड़ रही है। तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम तुमको नहीं लगता कि ये एंगल यहां से लेकर यहां तक के एंटायर एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल ओमेगा टी प्लस अल्फा होगा, क्योंकि ये ओमेगा टी साथ ही साथ अल्फा। अच्छा ठीक, मान लिया, मान लो टाइम टी के बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचा था तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो कितना हुआ था, एक्स। अच्छा ठीक है, मान लिया। अच्छा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है, एम पार्टिकल, मैं बोला मीन पोजीशन से यहां तक जा सकता है। मतलब इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा मैं, एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे यार ये एम्पलीट्यूड, ये तो रेडियस के जैसा दिख रहा। बिल्कुल मैं बोलूंगा रेडियस के जैसा ही है। अगर ये ए है तो तुमको नहीं लगता ये वैल्यू भी ए होगी, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है ना, इसका भी डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ए होगा।
अब देखो मैं साइन इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ एम वन पी वन, इन ट्राइंगल ओ एम वन पी वन, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा का फॉर्मूला लगाता हूं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड कितने का बेटा? x, और हाइपोटेनियस कितने का बेटा? a। तो मैं बोलूंगा इट विल बी x अपॉन a, एंड x अपॉन a। इसको ला लो इधर। देखो x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मेरे पास ये पहली इक्वेशन आई, ये इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। किसके डिस्प्लेसमेंट की? m पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की, है ना, जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM। ये इससे पहले मैंने अल्जेब्रिकली प्रूफ किया था, अभी मैंने ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर डाला, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, मान लिया। अब मुझे ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ये मुझे मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि ये m पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। हमने देखकर लॉजिकली तो बता दिया कि जब p पार्टिकल गोल 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 घूमेगा, m पार्टिकल उसके साथ साथ आगे पीछे घूमेगा, तो m पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा। अगर मैंने p पार्टिकल का एंगल पता लगा लिया तो मैं m पार्टिकल की पोजीशन पता लगा सकता हूं, साथ ही साथ ये भी पता लगा सकता हूं डायरेक्शन क्या है करके। मगर पहले ये साबित करो कि m पार्टिकल जो है वो सच में SHM परफॉर्म कर रहा है। तो बोले कैसे साबित करेंगे? तो वो तरीका देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला है, हाँ जी आया, इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ए को निकालो बाहर, d बाय dt साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। dx अपॉन dt क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। अब देखो यहां डेरिवेटिव को नॉलेज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, और कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा हो जाएगा, है ना। मगर याद है आपको, अंदर का मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव होगा, तो जब ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बचेगा? सिर्फ ओमेगा। तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा लिखा जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अच्छा ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। मैं क्या करने वाला हूं, इसे फिर से डिफरेंशिएट करने वाला हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अगेन डिफरेंशिएट, चलिए भाई हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, तो dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू d बाय dt a इंटू ओमेगा साइन ऑफ, नॉट साइन ऑफ, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना बेटा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब dv बाय dt एक्सेलरेशन, ए ओमेगा कांस्टेंट है तो उसे तो कर दो बाहर, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, माइनस साइन इधर आ गया। अंदर के मटेरियल का फिर से डेरिवेटिव होगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा? ओमेगा, तो भैया ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि पहले से एक ओमेगा मौजूद था, इसका ओमेगा बाहर निकल के आ गया। ओके चलो ठीक है, मान ला। माइनस ओमेगा स्क्वायर को अलग थोड़ा हटके लिखो, ओके लिखा, तो बचा क्या? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। अब इसको देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखा जा सकता है? x, देयरफॉर फ्रॉम 1 a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना बेटा। तो अब देखो ये फॉर्मूला आया तुम्हारा m पार्टिकल के एक्सेलरेशन का। अब मैं आपसे पूछूंगा, इससे पहले ये फॉर्मूला तुमने कहीं और देखे थे क्या? हाँ कल ही देखे थे हम लोग ने। एक पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है तो उसके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अगर ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला m पार्टिकल के एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है,
मगर हमने कहा कि ये तो फॉर्मूला किसके लिए होता है, एसएचएम के लिए। मतलब ये एम पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये मैथमेटिकली प्रूफ हुआ कि अगर कोई भी प्रोजेक्शन आप डायमीटर पे बनाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, है ना, तो वो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम, है ना। यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तुमने कभी देखो वाइपर जो गाड़ी का आगे पीछे घूमता है ना, एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है जिसमें वो सिस्टम गोल गोल घूमता रहता, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ वाइपर है वो आगे पीछे ऑसिलेट करते रहता। तो वही बात हमने देखा यहाँ पर बेटा कि किस तरह से ये आपने देखा कि प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन द डायमीटर इज एन एसएचएम। मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ये बोर्ड एग्जाम में पूरा पूछता है, वो इंपॉर्टेंट है। मगर मेन मैंने बोला कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फेस एंगल क्या करता है, फेस एंगल क्या करता है, आपको बताता है वो पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो फिलहाल कहां है और किस डायरेक्शन में बढ़ने वाला है। एक बार फिर नंबरों के तरह जरिए देखिए। अगर मैंने कहा कि आप 2 मिनट रुक जाओ, अगर मैंने कहा कि पार्टिकल का फेस एंगल 0 डिग्री है, आप बोलेंगे पार्टिकल यहां पर है, मतलब मैं एम पार्टिकल की बात करता हूं, एम पार्टिकल यहां रहेगा, मतलब दरवाजा, एम पार्टिकल यहां रहेगा यानी कि मीन पोजीशन पे, और मैं आपसे सवाल करूंगा कि वो कहां बढ़ने वाला है, तो आप कहेंगे राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे। और मैं आपसे कहूंगा अच्छा ठीक है, एम पार्टिकल का फेस एंगल 30 डिग्री है, तो आप बोलेंगे कहां हुआ एम पार्टिकल, बोले समवेयर इन बिटवीन मीन पोजीशन एंड राइट एक्सट्रीम पोजीशन, और वो कहां बढ़ने वाला है, आपके राइट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। तो बिना कैलकुलेशन के आप एग्जैक्ट उसका पॉइंट बता नहीं सकते, डिस्टेंस नहीं बता सकते, वो कैलकुलेशन से पता लगाना पड़ता है। तो अभी हम लोग सिर्फ अंदाजे से पता लगाएंगे। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा अभी हमारा फेस एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ आपका ऑसिलेटिंग पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, है ना, मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, और कहां बढ़ने वाला है वो, राइट साइड, राइट एक्सट्रीम की तरफ। मैंने कहा हमारा फेस एंगल 90 डिग्री है, फेस एंगल 90 डिग्री है, बताओ पार्टिकल कहां है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन। फेस एंगल 120 डिग्री है, पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन और राइट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच, मगर आप कहां जाने का वाला हो, लेफ्ट में। मैंने कहा फेस एंगल 180 डिग्री है, कहां है पार्टिकल, मीन पोजीशन पे, मगर कहां जाने वाला है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। मैंने कहा फेस एंगल 210 डिग्री है, एम पार्टिकल कहां है, मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच, मगर कहां जाने वाला है, लेफ्ट एक्सट्रीम पे। मैंने कहा फेस एंगल 270 डिग्री है, मैंने कहा फेस एंगल 270 डिग्री है, तो वो कहां पर है, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैंने कहा फेस एंगल 300 डिग्री है, तो कहां है, मीन पोजीशन और लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, और कहां जाने वाला है, राइट पे। अगर मैंने कहा फेस एंगल 360 डिग्री है, तो वापस वो कहां पहुंच गया, मीन पोजीशन, एक राउंड मार के पहुंचा वहां पे, और अब वो कहां बढ़ेगा आगे, वापस से राइट साइड। आया समझ में आपको ये? चलो अब रीड कर लो उसको नोट्स में से। चलिए अब आगे का पार्ट। अब इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करना है। जैसे कि सबसे पहला जो मुझे पॉइंट, सब टाइटल ऐसा दूंगा मैं इसको, पीरियड एंड फेस ऑफ एसएचएम। ध्यान दो बेटा, पीरियड एंड फेस ऑफ एसएचएम। सबसे पहला पीरियड ऑफ एसएचएम, ये जनरल फॉर्मूला, जब कभी भी कोई भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है उसके टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है, जनरल सॉरी डेफिनेशन और फॉर्मूला क्या रहेगा, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट one oscillation is called as निहाल आगे बढ़ जाओ, पीरियड ऑफ एसएचएम। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन,
एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो वक्त लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ एसएचएम। दैट इज, जैसे कि मैं जानता हूं टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, 2π/ओमेगा। ये बेसिक फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं टाइम पीरियड का। और आप ये भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -ω²x इन मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड में फॉर्मूला लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ω²x, तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू √of a/x। ओमेगा इज इक्वल टू √of a/x, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू √of एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये आपके ओमेगा का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला डाल दो यहां पे, देयरफॉर t इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा, ओमेगा स्टैंड्स फॉर √of एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ रहा है टाइम पीरियड का, कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहेगा, 2π √of एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये हर जगह लागू है, हर पार्टिकल के लिए लागू, हर सिचुएशन में लागू है ना। चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग पेंडुलम हो, कोई भी पेंडुलम हो, हर जगह ये फॉर्मूला लागू है। हालांकि आप आगे जाके देखेंगे अलग अलग टाइम पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले बदल जाते हैं, मगर ये कॉमनली सब पर लगता है। आई बात समझ में? तो पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होता कि एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम, उसको कहेंगे पीरियड ऑफ एसएचएम। इसी तरह से एक और आएगा, वो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। ओके, इसको ऐसा डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। एक पर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन होगा एक पर, इसको लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। कि एक सेकेंड में, किसमें बेटा, एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम, है ना। कि एक सेकेंड में कोई पार्टिकल है जो 2 बार जाके आ गया पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करके, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी थी 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, 2 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, या फिर 2 हर्ट्ज, क्या कहेंगे, 2 हर्ट्ज। आई बात समझ में? तो इसको आप न्यूमेरिकली कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी को हम न्यूमेरिकली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड लिखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्रीक्वेंसी कैसी लिखी जा सकती है, √of एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2π। तो एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन 2π। आई बात समझे? तो इस तरह से आप यहां पर फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं। गॉट दैट? ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन चीज पर, दैट इज फेस ऑफ एसएचएम। फेस ऑफ एसएचएम, फेस ऑफ एसएचएम। तो फेस ऑफ एसएचएम है क्या, है ना। फेस ऑफ एसएचएम एक ऐसी क्वांटिटी है, एक एंगल की ऐसी वैल्यू है जो हमें यह बताती है कि जो पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है फिलहाल वो कहां है और किस तरफ जाने वाला है। तो हम लोग उसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी। क्वांटिटी मैं थोड़ा डेफिनेशन रफ में लिखूंगा, क्वांटिटी विच इंडिकेट्स the position and direction of an oscillating body is called as
फेस ऑफ एसएचएम, एक ऐसी फिजिक एक क्वांटिटी जो आपको इंडिकेट करती है पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, तो उसको हम लोग कहते हैं फेस ऑफ एसएचएम। अगर मेरे पास कोई फॉर्मूला ऐसा लिखा हुआ है x इजिकल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा ये एंटायर को आप कहते हैं फेस ऑफ एसएचएम या फेस एंगल, फेस ऑफ एसएचएम या फिर फेस एंगल। ये बेटा बहुत बार आने वाला है, ये इसकी जड़ यहां से शुरुआत होती है, तुमको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा, वेव्स चैप्टर में, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में, तो ये बार बार बहुत जगह आने वाला है। अगर ये आज का तुमको ये पॉइंट समझ में आया तो वहां पर भी समझ में आ जाएगा, नहीं तो वहां गड़बड़ हो जाएगी फिर आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेस ऑफ एसएचएम यानी फेस एंगल। फिर आप देखेंगे जो चौथी चीज मुझे यहां पर देखना है वो है इपोक ऑफ एसएचएम। इपोक ऑफ एसएचएम या जिसको कहा जाता है इनिशियल फेस एंगल। द फेस एंगल at t equals to 0 is called as epoch of SHM or initial phase angle। देखो जैसे कि मैं जानता हूं ओमेगा टी प्लस अल्फा ये आपका फेस एंगल है, ये क्या बेटा आपका फेस एंगल, कंप्लीट फेस एंगल है। और अब क्या करो, टी की वैल्यू 0 डाल दो, टी की वैल्यू 0 डालोगे तो बचेगा क्या बेटा अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा इनिशियल फेस एंगल, ये हो जाएगा इनिशियल फेस एंगल या इनिशियल फेस एंगल या फिर जिसको हम लोग कहेंगे इपोक ऑफ एसएचएम। आई बात समझ में? चलो अब आप रीड कर लो जब तक मैं इसको इरेज करता हूं। देखो सब लोग इधर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, जेई के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सर आप बोलेंगे इससे पहले भी हम लोग ने देखे डिस्प्लेसमेंट को तो नहीं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ, मगर अगर आपने नोटिस किया होगा वो सारे जो ग्राफ थे एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन थे, एक्स के रिस्पेक्ट में बताए गए थे। आपको टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, टाइम के ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बताना है। तो देखो यहां पे पहला केस आएगा व्हेन ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। जब आपका ऑसिलेशन मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो आपके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1। इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये फॉर्मूला बन जाता है v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अभी थोड़ी देर पहले देखे हम लोग ने, सही है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। फिर अगेन डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। चलिए माना, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर मैं एक टेबल बनाने वाला हूं, एक टेबल बनाने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले एक रो रहेगी ओमेगा टी की, ओके। फिर अगली रो रहेगी डिस्प्लेसमेंट की, फिर अगली रो रहेगी वेलोसिटी की, फिर उसके बाद वाली रो रहेगी एक्सेलरेशन की। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अलग अलग रोज रहने वाले हैं। ओमेगा टी मतलब थीटा यानी एंगल्स, एंगल रहेगा 0 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन, पाई बाय 2। 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से पूरी वैल्यूज रहे। अब देखो बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू, x की फॉर्मूले में ओमेगा टी की वैल्यू 0 डाल दिया तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो पूरा साइन 0 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय ए 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री डालिए आप, तो साइन पाई बाय 2 यानी साइन 90 क्या होता है, 1। x इज इक्वल टू ए यानी कि प्लस ए। फिर डालो पाई, अगेन फिर से 0 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 पे क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस ए, और 2 पाई पे वापस से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1 होता है, तो प्लस ए ओमेगा, cos पाई बाय 2 0, cos पाई -1 तो माइनस ए ओमेगा, 3 पाई बाय 2 0, 2 पाई +1 तो प्लस ए ओमेगा। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, साइन 0 0, पाई डालो, साइन पाई बाय 2 सॉरी पाई बाय 2 डालो, साइन पाई बाय 2 1 तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पाई डालो फिर से 0, और 3 पाई बाय 2 पे -1, और ये -1 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और 2 पाई डालो 0। ये टेबल बन के तैयार है हमारे पास। अब इसी टेबल को ग्राफिकली हमको बताना है, बोले कैसे बताएंगे, तो देखो मैं यहां पे एक ग्राफ का बनाने वाला हूं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पे एक्स वाई एक्सिस पे एक्स रहेगा पहले वाले ग्राफ में, और ये ओमेगा टी। यहां वेलोसिटी रहेगा ओमेगा टी, यहां एक्सेलरेशन रहेगा और ओमेगा टी। ये वैल्यू रहेगी 0 0 0। फिर देखो, हम सबसे पहला ये एंगल का बनाएंगे, ये रहेगा पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, फिर ये बनेगा पाई पाई पाई, फिर उसके बाद 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, फिर उसके बाद 2 पाई 2 पाई 2 पाई। देखो 2 पाई एंगल कंप्लीट होने पे एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि ये टाइम पीरियड टी होगा। अगर मान लो ये ओमेगा टी की जगह टी होता तो मैं बोलता ये टाइम कितना होता, टी, ये उसका आधा टी बाय 2 और आधे का आधा टी बाय 4, तो फिर ये क्या होता, 3t बाय 4, 3/4 ऑफ द टाइम पीरियड। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा। अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ना, और वो मीन पोजीशन से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा बनेगा।
तो देखते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज, जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी तो एक्स की वैल्यू क्या थी? 0। ठीक है, अच्छा ये एक्सट्रीम वैल्यूज बताना रहेगा इसकी। डिस्प्लेसमेंट का एक्सट्रीम वैल्यू होता है प्लस ए और माइनस ए। हाँ, 0 पे 0। जब π/2 था तब क्या रहेगा? प्लस ए। जब पाई रहेगा तो 0 वंस अगेन, और 3π/2 पे माइनस ए, और 2π पे 0। तो मैंने ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिया, मैंने ये बता दिया कि भैया ये कहां किस एंगल पे उसका क्या वैल्यू रहेगी। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करो तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं साइन वेव। इसको क्या बोलते हैं? साइन वेव, पॉजिटिव साइन वेव। निगेटिव साइन वेव कैसी होती है थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब इसी तरह अब आएंगे वेलोसिटी पे। मैं देखूंगा वेलोसिटी की हाईएस्ट वैल्यूज क्या होती है, प्लस ए ओमेगा एंड माइनस ए ओमेगा। तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा। ओके, अब आगे क्या? वेलोसिटी की वैल्यू 0 पे कितना आया था? प्लस ए ओमेगा। 0 पे प्लस ए ओमेगा। π/2 पे कितना? 0। तो π/2 पे 0। पाई पे कितना? माइनस ए ओमेगा। 3π/2 पे कितना? 0 प्लस 2 ओमेगा। अब इसको कनेक्ट करो। इस तरह से, तो ये कौन सी वेव हो गई? कोसाइन वेव, है ना। इसे कहते हैं पॉजिटिव कोसाइन वेव। देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, प्लस पॉजिटिव साइन वेव, साइन वेव। कोसाइन वेव कहां से स्टार्ट होता? एक्सट्रीम वैल्यू से। देखो किस तरह से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है या नीचे से स्टार्ट होता है? पॉजिटिव कोसाइन वेव। अच्छा ठीक है, अब एक्सेलरेशन की बारी। तो एक्सेलरेशन की बारी मैं बोलूंगा, देखो क्या है, ओमेगा टी जब 0 पे 0, 0 पे 0, π/2 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज रहेगी, बताना इसकी भी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। पाई पे 0, 3π/2 पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 2π पे 0। अब जरा कनेक्ट करो तो उसको। इस तरह से आएगा। तो यहां देखो इस तरह से ये बन चुका है। तो ये है पॉजिटिव साइन वेव, पॉजिटिव कॉस वेव, नेगेटिव साइन वेव। 0 से स्टार्ट हो रही है मगर निगेटिव पीक पहले आई। अगर आप देखेंगे, देखो इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही? 0 से। मैं बोलूंगा ये वाली वेव की कितनी स्टार्टिंग कहां से हो रही? फिर माइनस π/2 से, है ना, माइनस π/2। अब यहां से भी देख सकते हैं इसका नेगेटिव पिक कहां से स्टार्ट हो रहा? पाई से। इसका नेगेटिव पिक कहां से स्टार्ट हो रहा? π/2 से। तो देखो इनकी स्टार्टिंग में फर्क है, इनकी स्टार्टिंग में कितना है? फर्क है। ये स्टार्ट कहां से होता है? अगर नेगेटिव पिक की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर पाई से, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? π/2 से। इसी तरह अगर पॉजिटिव पिक ऑसिलेशन देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा? माइनस π/2 से। तो मैं यहां कहूंगा कि इसमें फेस एंगल में फर्क है। इसका जो फेस डिफरेंस है वो π/2 रेडियन का है ना। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में 90 डिग्री के फेस एंगल का फर्क है। आई बात समझे? यानी जिस वक्त मीन पोजीशन, मतलब जिस वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, पार्टिकल पी के 90 डिग्री एंगल ट्रेवल करने के बाद आपका जो है आपका एक्सेलरेशन, सॉरी मैंने क्या बोला, फिर से जाते हैं। जिस पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, जिस पोजीशन पे आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहेगा, वहां से 90 डिग्री तुमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, वहां से 90 डिग्री तुमको और आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। जैसे मिसाल के तौर में हमारा जब पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां हुआ था? एक्सट्रीम पोजीशन पे, राइट एक्सट्रीम पे। वहां एंगल कितना था? 90 डिग्री।
तो क्या वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम था क्या? नहीं, उसको और 90 डिग्री आगे ट्रेवल करना पड़ा था, मीन पोजीशन पे पहुंचना पड़ा था, तब जाके वेलोसिटी क्या हुआ था? मैक्सिमम हुआ था। इसी तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में इसमें भी फेज डिफरेंस π/2 का आता है। इतना याद रखो, साइन और कॉस में चाहे प्लस साइन चाहे माइनस साइन, है ना, साइन और कॉस की वो जो इक्वेशन आ गई तो वहां हमेशा π/2 यानी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहेगा। बिना आप सोचे यहां साइन है यहां कॉस है, आप बोल सकते हैं इसमें फेज डिफरेंस कितने का है? π/2 का। यहां कॉस है यहां साइन है, फेज डिफरेंस कितने का है? π/2। ठीक है। और वहीं अगर मैंने कहा कि जरा बताओगे आप मुझे कि आपके डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितने का फेज डिफरेंस है, तो आप क्या कहेंगे? यहां पर होगा पाई रेडियन का, 180 डिग्री का फर्क आएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखो कल आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, अभी तो टाइम क्या हो रहा है ना, अभी कल आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा? अभी ये हुआ अपना मीन पोजीशन का, अभी बताने वाला हूं एक्सट्रीम पोजीशन का। आपको दोनों के दोनों घर पे बना के लेकर आना है, और आपको जैसे मैंने बनाया था, पहले मैंने इक्वेशंस लिखा था, फिर उसका टेबल बनाया था, फिर उसका ग्राफ बनाया था, दोनों को दोनों करना है आपको। नीट एग्जाम में कोई एक चीज पूछ लेगा कि अगर पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसकी वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा पूछ सकता है आपको, या डायरेक्टली आपको 2-3 ग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक्सेलरेशन का है फॉर पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। एक ऐसा पार्टिकल जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है मगर कहां से स्टार्ट किया उसने? मीन पोजीशन से। ठीक है। अब देखो आगे केस सेकंड, when oscillation starts from extreme position, when oscillation starts from extreme position, मैं ये वाला मिटा रहा हूं, फेज डिफरेंस का। देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या रहेगा? a cos ओमेगा टी। जब आपका पार्टिकल ऑसिलेशन स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से, याद करो अपन ने कल लिखाया था मैंने, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रहती है और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बदल जाता है। अब सवाल उठा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसे डिफरेंशिएट करो, तो v इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन और ओमेगा बाहर, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। फिर मैं कहूंगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर से डिफरेंशिएट करो, a इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव क्या होता? कॉस, तो साइन ओमेगा टी की जगह कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा बाहर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 3। अब आगे क्या करना है अपने को? टेबल बनाने का है। चलो टेबल बनाएंगे। ओमेगा टी 0 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन, 3π/2 रेडियन और 2 पाई रेडियन। एक्स बी ए, इस तरह से रहेगा ये। ठीक है। अब ऐसा ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? प्लस ए। ओके, ओमेगा टी की वैल्यू π/2, कॉस π/2 0, पाई डालने पे -1 तो माइनस ए, 3π/2 पे 0, 2 पाई पे वंस अगेन प्लस ए। ओके, ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो जाएगा, π/2 साइन π/2 1 माइनस ए ओमेगा, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1 प्लस ए ओमेगा, 2 पाई पे 0।
ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो 1 हो जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन में ना, तो ओमेगा टी की वैल्यू 0, cos 0 1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पाई बाय 2 0, 3 पाई बाय 2 -1 माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, 3 पाई बाय 2 पे 0, वापस से माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ग्राफ बिल्कुल जैसा ये बनाए थे, देखो ओमेगा टी एक्स प्लस ए माइनस ए बी प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और ये 0 बराबर। फिर वापस से यहां पर डिफरेंस आपके एंगल्स को बताऊंगा, मैं स्प्लिट करूंगा। पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 ट्वाइस पाई, ये टाइम पीरियड का टी, टी बाय 2, टी बाय 4, 3 टी बाय 4। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू 0 डालो, cos 0 1, सॉरी यहां पर दिया हुआ ऑलरेडी, 0 पे कितना प्लस ए, तो 0 पे प्लस ए, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे माइनस ए, 3 पाई बाय 2 पे 0, 2 पाई पे प्लस ए। चलो डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इस तरह से बना, प्लस कोसाइन वेव बन गया, प्लस कॉस वेव। अब अगला वेलोसिटी का, 0 पे 0, पाई बाय 2 पे माइनस ए ओमेगा, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे प्लस ए ओमेगा, 2 पाई पे 0। भैया ये क्या बना, इस तरह से माइनस साइन कर्व। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, 0 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, पाई बाय 2 पे 0, पाई पे प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 3 पाई बाय 2 पे, और यहां पर 2 पाई पे, तो फिर यहां इसको कनेक्ट करो, इस तरह से आ गए, समझ में। तो देखो ये प्लस साइन प्लस कॉस माइनस साइन वेव, प्लस कॉस माइनस साइन प्लस कॉस वेव। तुमको फिर से यहां पर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का नजर आएगा, यहां पर भी पाई बाय 2 का, और इसमें 180 डिग्री का। एक सवाल ऐसा भी आता है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है। बहुत आसान, वो कहां से स्टार्ट हो रहा, 0 से, ये कहां से स्टार्ट हो रहा, पाई बाय 2 से, है ना। तो मैं बोलूंगा इसकी पॉजिटिव पीक कहां से स्टार्ट हो रही, पाई बाय 2 से, उसकी पॉजिटिव पीक कहां से स्टार्ट हो रही, 0 से। अरे इतना नहीं तो तुम इसकी इक्वेशन को देखो ना, वो इक्वेशन साइन, ये इक्वेशन कॉस, पाई बाय 2। ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, तुम इक्वेशन देख के पता लगा सकते हैं। मैं बोलूंगा व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी इन एक्सट्रीम पोजीशन, पाई बाय 2, वहां कॉस, यहां पर साइन। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन एट एक्सट्रीम पोजीशन। पढ़ो देखो, जब तक कि मैं इसको कंप्लीट कर लूं, थोड़ा सा अधूरा लग रहा है।
बोलो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, मैंने थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा हो, एक्सेलरेशन व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, देखते क्या आंसर्स आते हैं। सबको एक एक चांस। हाँ, सात क्या कहना है, 0, सात खान, बाय, फरहान, इब्राहिम, शाहिद, जैद, हरीब, बाय, निहाल, 0, अब्दुल्ला, 5/2, मोहम्मद खान, बाय, मुनज़्ज़ा, -5, -5/2, उमामा, 0, इफ्रा, बाय, सदफ, क्या 0 या बाय, 0, द करेक्ट आंसर इज 0। सिंपल है, ये माइनस साइन का फंक्शन है ना, माइनस साइन, ये भी माइनस साइन का फंक्शन, कहां गया वेलोसिटी, माइनस साइन का नहीं, उसके ग्राफ को देखो, सेम ग्राफ, तो फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0। आया समझ? डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इधर का वेलोसिटी, इधर का डिस्प्लेसमेंट, 0 1 सेकेंड। ऐसे सवाल आए हैं, नीट में आ चुके हैं, इसीलिए बोल रहा हूं आपको। नीट में ग्राफ आया था, है ना, ग्राफ पूछा था कि भैया कि ये ग्राफ किसका है, साथ में आपको ये भी बोल सकता है 4 ग्राफ बना के कि कौन सा ग्राफ इस चीज का है। फेज डिफरेंस पूछ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कल सबका होमवर्क है, ये करके लाएंगे आप, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी, न्यूमेरिकल्स कल से स्टार्ट करेंगे।